Okay, so today we are going to attend a next topic with next chapter. हम नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 7 का चैप्टर है, जैव विकास। बायोलॉजी के अंदर 7 का चैप्टर जैव विकास, या इसको आप इंग्लिश में कहोगे इवोल्यूशन। क्या कहोगे? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। देखो, आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, सुनना ध्यान से। कि एक बार क्या हुआ कि क्लास के सारे बच्चे जब बैठे थे और टीचर उनको स्टडी करवा रहा था, उसी टाइम पर जब एक बच्चे को बुलाया गया वो पीछे ही पीछे बैठता था। जब एक बच्चे को जब बुलाया जाता था तो वो डरता हुआ टीचर के पास आता था, हमेशा हमेशा डरता हुआ आता था। और बड़ा साई टाइप बच्चा था वो, बड़ा शर्मीले स्वभाव का बच्चा था। और हर बात पर उसको ऐसा लगता था कि टीचर उसको डांट रहा है। उसने बायोलॉजी ले रखी थी। सब्जेक्ट क्या था उसका? बायोलॉजी। उसके पिताजी उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उसको खून से डर लगता था। खून देख के वो डर जाता था और पीछे पीछे बैठता था, लास्ट बेंचर था वो। जब उसने अपनी स्टडी कर ली पूरी, उसके बाद में उसको एक चीज का बड़ा शौक था, और वो था घूमने का। तो वो क्या करता था, जगह जगह पर घूमा करता था, अलग अलग जगह पे जाया करता था। और अपनी एक बुक रखता था, नोटबुक, उसमें चीज़ों को देख देख के वो नोट किया करता था उनको। अब धीरे धीरे वो क्या करने लग गया, उस चीज़ पे रिसर्च करने लग गया जब बाहर घूमता था उन चीज़ों पर। और उसने एक अपनी थीसिस तैयार कर ली थी। थीसिस मतलब जानते हो ना आप? उसने एक पूरी कॉपी तैयार कर ली थी अपनी, जिसके अंदर वो उन चीज़ों का आंकड़ा रखता था जो वो घूम कर आता था। तो एक बार बड़ी कहीं पर सेमिनार हो रहा था, तो उसको भी जाने का मौका मिला। तो जब उसने कहा कि उसके सेमिनार को उसको भी अटेंड करना है, लेकिन जब वो गया तो बड़ा घबरा गया था जनता को देख के, पब्लिक को देख के, और डरने लग गया था। और पब्लिक मतलब चिल्लाने लग गई थी, हो हल्ला करने लग गई थी, तो वो डर के घबरा के बैठ गया था। तो उसी भीड़ में से कोई एक आदमी निकल के आया, उसने बोला तेरी बुक मेरे को दे, मैं बताता हूँ पढ़ के। तो उसने सुनाया, तो सारे जितने भी जो चिल्ला रहे थे अब तक जो लोग, वो शांति से बैठ गए और आराम से अपनी जगह पे बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको, और ध्यान से सुना। और लोगों को चीज समझ में आई कि ये बंदा कुछ बताना चाह रहा था। आप जानते हो वो कौन है? डार्विन, जिसने जैव विकास पर अध्ययन किया था। अगर वो नहीं होता तो आपको कभी भी ये नहीं पता चलता कि जीवों का विकास किस क्रम में हुआ। तो जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा था, जो लास्ट बेंचर था, वो डरता था, उसने जैव विकास का ही अध्ययन कर दिया, जैव विकास के बारे में रिसर्च कर दी। तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना है अगर देखा जाए तो। और मैंने ये घटना आपको इसलिए सुना दी क्योंकि इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आएगी। डार्विन का जिक्र है तो डार्विन के बारे में मैंने इसकी बायोग्राफी से पढ़ी हुई थी, तो मैंने आपको बता दी। तो अगर उसके पिताजी उसको डॉक्टर बनाते तो हो सकता था वो बहुत बेकार डॉक्टर बने, बहुत बेकार डॉक्टर बने। लेकिन आप देखो, डार्विन इतना जबरदस्त अपने जमाने का इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया था कि डार्विन जब अपना काम कर रहा था, उसी टाइम पर मेंडल भी अपना काम कर रहा था। लेकिन मेंडल को कोई जानता ही नहीं था, डार्विन को ही जाना करते थे लोग। इतना इतना लीडिंग साइंटिस्ट था अपने ज़माने का वो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। और जबकि वो क्लास का सबसे सही किस्म का था। तो ये नहीं कहते कि पीछे वो बैठने वाले होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्वालिटी सब में होती है। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, इवोल्यूशन। ठीक है, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, इसे सुनने के बाद कुछ प्रेरणा मिले अपने जीवन में भी, कि कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, चाहो तो।
इवोल्यूशन के ऊपर अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन एक बड़ी रहस्यमय घटना और बच्चों के मन में इसके बड़े क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन बनते हैं। सर आदमी कैसे आया पृथ्वी पर, सर पहले कौन आया होगा। बहुत सी बार तो एक सरप्राइज क्वेश्चन रहता है मेरे पास, अक्सर पूछते हैं बच्चे, सर अंडा आया कि मुर्गी आया। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो अंडा आया मुर्गी आया उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्लियर। सर पहले प्लांट आया था, सर बैक्टीरिया आया था, कौन आया था सर, मर्तोप जीवी आया था, स्वपोषी आया था, रसायन पोषी आया था, आया कौन था। फिर हमारा शरीर बना कैसे सर, इतने डेवलप क्यों हुए, इतनी सारी चीजें कैसे बन गई। तो ये जानने की बात है, ये जानने की बात है। और सर जो आदि मानव को हमारे पूर्वज बताते हैं, आज आदि मानव वापस एक क्यों नहीं आते, आज आदि मानव क्यों नहीं बन रहे हैं, उसका रीजन है। इसके रीजन को जानने के लिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग करने वाला चैप्टर नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो जैव विकास के बारे में यही हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बोलूं, एक और प्रश्न मैं आपसे करूं, छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करूं कि ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो क्या है। भाई आप बोलोगे सर ब्रह्मांड जो है उसके अंदर सब कुछ है, आकाश, तारे, सूरज, चंद्रमा, सारे ग्रह, सब कुछ उसके अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर सब उसके अंदर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी कितनी बड़ी है सर, तो मेरे ख्याल से ब्रह्मांड के अंदर ये अगर इस पूरे ब्लैक बोर्ड को आप ब्रह्मांड मानो तो ये पृथ्वी है बिंदु के समान, एक पॉइंट के समान है। तब सोच के देखो ब्रह्मांड की कल्पना कैसे की जाए, और लोगों ने ब्रह्मांड की कल्पना की और ब्रह्मांड के बारे में समझाया भी। बहुत से खगोल शास्त्री हैं जिनमें गैलीलियो का नाम भी आता है। उसने पहली बार क्या बनाई थी, टेलीस्कोप बनाया था, दूरबीन देखने की बनाई थी, ठीक है, और उससे पता लगा था बहुत सारी चीजों का। तो वायुमंडल के अंदर अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो तारे ऊपर ही क्यों हैं, तारे चमकते क्यों हैं, ये सारी चीजें एक देखा जाए तो हमें इस चीज को बताती है कि हमारा जो अतीत है वो बड़ा सुंदर है, हमारा अतीत जो है बड़ा सुंदर है। कैसे, इस चैप्टर से जुड़ी हुई बातें हैं, कोई मैं अलग लेके बातें नहीं कर रहा आपसे। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अगर हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड में मैं आपसे पूछ लूं क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हो क्या, एनीवन टेल मी, क्या आप अपने पास्ट को देख सकते हो क्या। नहीं सर, ना तो हम फ्यूचर को देख सकते हैं न पास्ट को देख सकते हैं, सिर्फ वर्तमान में, नाउ दिस टाइम, कि हम क्या कर रहे हैं। सर आप पढ़ा रहे हो इस चीज को देख रहे हैं हम, बस शाम को क्या होगा वो नहीं पता, और सुबह जो हम करके आए उसको हम नहीं देख सकते सर, देख नहीं सकते, याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं तो आपको इस चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप अपने पास्ट को देख सकते हो, भाई बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, और मैं आज ही दिखा सकता हूं आपका पास्ट। आप जब घर जाओ, जब शाम हो जाए और जब तारे निकल के आ जाए, चंद्रमा निकल के आ जाए, तो आप जाके ऊपर देखने लेना, वो आपका पास्ट। समझ में आई बात। अतीत की चीज अगर कोई दिख रही है आपको, वो तारे चंद्रमा ही दिख रहा है सिर्फ, क्योंकि बहुत करोड़ों वर्षों में जाके तैयार हुए थे, लेकिन आज भी दिख रहे हैं। तो आपका पास्ट अगर आपको दिखे तो चंद्रमा को या तारों को जब भी आप देखते हो तो आप कह सकते हो कि सर ये पास्ट है, ये वर्तमान नहीं है। वर्तमान में हम इसको देख रहे हैं, फ्यूचर में भी ये रहेगा, लेकिन पास्ट से बन के आया है ये, और पास्ट में हम इसको देख रहे हैं एकदम वैसा का वैसा। जैसे आप बोलोगे सर पास्ट में हमें किसी चीज़ को देख सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को, सर मान लो ये टेबल है, ये अतीत में बनी है और इसको हम देख रहे हैं, तो ये कितने लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये करोड़ों वर्षों तक तो नहीं टिक सकती, लेकिन आपका पास्ट इतना पुराना है कि वो करोड़ों वर्ष तक अभी तक टिका हुआ है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं चैप्टर की। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे पहले बात आती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात आती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब भी हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई।
अच्छा, इसमें अब भी रिसर्च जारी है और अब भी कुछ चीजें इसमें काल्पनिक आधारित है जिनका प्रैक्टिकल सत्यापन नहीं हो पाया है अभी भी, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता तो कुछ तो पता चलेगा ना। अभी तक कुछ पता ही नहीं है तो कुछ तो पता चलेगा ना। अच्छा, ब्रह्मांड के बारे में अगर हम बात करें तो 3 साइंटिस्ट के नाम है, एबे, लेमित्र, गेमो और डिक। 3 साइंटिस्ट, एबे, लेमित्र, गेमो और डिक। ठीक, इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। अब आप बोलोगे सर बिग बैंग सिद्धांत कौन सा था? ये वही सिद्धांत था जो आप शुरू से सुनते आ रहे हो। तो एक आग का गोला था और वो ज्यादा तपन होने से वो फट गया और उसके टुकड़े अलग अलग हो गए, कुछ जगह पृथ्वी बन गई, शुक्र बन गया, बुध बन गया, सब बन गए। ये वही बिग बैंग थ्योरी बता रहा। और इसने बताया कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो इसने बताया कि सारी आकाश गंगाओं का समूह जो है वो ब्रह्मांड है। अब आप बोलोगे सर आकाश गंगा क्या है? तारों और चंद्रमाओं का जो समूह, तारों का जो समूह है जिसमें उल्का पिंड वगैरह जो भी आपकी आ रही वो सारी क्या है? आकाश गंगाएं। अब आप बोलोगे सर पृथ्वी की उत्पत्ति किस आकाश गंगा से हुई? मिल्की वे नामक आकाश गंगा से। कौन सी आकाश गंगा से? मिल्की वे। याद रखना, मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है। क्या है भाई? और इससे किसकी ओरिजिन हुई? पृथ्वी की। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। कितनी पुरानी? 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और पृथ्वी की पर जीवन की उत्पत्ति 50 साल बाद में, 450 करोड़ वर्ष पूर्व। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है, यह प्रश्न भी आ सकता है। तो 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, एबे, लेमित्र, गेमो और डिक के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड अति तप्त कॉस्मिक धूल का बादल था, एक बहुत तपा हुआ कॉस्मिक कणों का और धूल का बादल था एक, और बहुत गर्म था। और उसमें हुआ महाविस्फोट। क्या हुआ? इसमें हुआ महाविस्फोट, जिसके कारण ये जैसे ही फटा तो अलग अलग जगह पे इसके टुकड़े गए। इसके फटने से कुछ चीजें और निकली, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ। बात को नोट करें आप, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कैसे बनी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कैसे बनी भाई? ब्रह्मांड अति तप्त कॉस्मिक धूल का बादल था, ज्यादा गर्म होने से इसमें महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट होने से वो अलग अलग फैल गया और उसी से हाइड्रोजन और हीलियम गैस निकल गई। ये शुरुआती बात बताते हैं। अभी हाइड्रोजन और हीलियम गैस कहाँ से आई इसका कोई जिक्र नहीं है। कहाँ से आई है हाइड्रोजन? हो सकती है ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे ये गैस बनी कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम जैसे ही बनी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये आपस में संघनित होने लग गई, मिलने लग गई। जैसे ये हीलियम के अणु इधर हैं, हाइड्रोजन के अणु इधर है, लेकिन पृथ्वी पे एक फोर्स लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, उसके कारण ये आपस में जुड़ने लग गई, पास पास आने लग गई। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका आपस में मिलने लग गई। जैसे ये मिली तो आकाश गंगाओं का गठन हुआ और आकाश गंगाओं से तारों का निर्माण हुआ। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि जो आप यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें महाविस्फोट हुआ, उससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें निकली और ग्रेविटी फोर्स के कारण ये आपस में संघनित हुई। संघनित होने से आकाश गंगा बनी। आकाश गंगा बनने के बाद उसमें तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति आप, यूनिवर्स की उत्पत्ति आप बता रहे हो तो 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। बात समझ में आई आपको? अच्छे से बात समझ में आई? ये बात मैंने आपको पहले ही नोट करवा दी, अच्छे से रट लें, अच्छे से याद कर लें। मिल्की वे, कौन सी? मिल्की वे नामक आकाश गंगा से पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी?
450 करोड़ वर्ष पूर्व। ये सारा जोड़ के बता रहा है, वो जीवन भी आ गया था उस पे। और वैसे मिल्की वे नामक आकाश गंगा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि भाई पृथ्वी जो है, आप एक स्टार की बात करते हो, आपको कितने दिखते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं। तो अब आप सोच के देखो आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी, उस आकाश गंगा में कहीं पृथ्वी भी पड़ी होगी। तो उसी से एक टुकड़ा बन के आया, और जो पृथ्वी, और जिस पे जीवन संभव हुआ। अब आप बोलोगे सर पृथ्वी को अलग कैटेगरी में क्यों डाला गया? क्योंकि एकमात्र टुकड़ा यही था जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। बाकी आप चंद्रमा पे चले जाओ, किसी तारे पे, स्टार पे चले जाओ, वहां पर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो वहां पर जीवन भी संभव हो गया था। प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। स्टार्ट में जब जैसे ही वो बनी थी तो वहां पर वायुमंडल नहीं था, केवल कुछ गैसें थी, जैसे जलवाष्प थी, मीथेन थी, CO2 थी, अमोनिया थी। पर ये बोल रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, केवल जलवाष्प, मीथेन, CO2 और अमोनिया, ये गैसें थी। स्टार्ट याद करें कौन कौन सी थी? जलवाष्प, मीथेन, CO2 और अमोनिया, सिर्फ ये गैसें थी। इसके बाद सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जो जल था, भाई जलवाष्प की बात करें तो जल उसमें प्रेजेंट है, और जल का सूत्र क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण H2O, H2 प्लस O2 में टूटा। किस में टूटा? H2 और O2 में टूटा। और O2 के कारण जो बनी वो ऑक्सीजन गैस बन गई। कौन सी गैस बनी? और ऑक्सीजन गैस अमोनिया तथा मीथेन गैस के साथ क्रिया करने लग गई। भाई ऑक्सीजन गैस अमोनिया और मीथेन के साथ क्रिया करने लग गई। जैसे ये क्रिया की तो कहीं ना कहीं इनमें जल का निर्माण वापस से होने लग गया। एक बात तो है ना। और इनके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर CO2 भी बनने लग गई थी। यहाँ पर क्या बनने लग गई थी? CO2। वापस याद करें, पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। मिल्की वे नामक आकाश गंगा से हुई थी। पृथ्वी पर प्रारंभ में जलवाष्प था, CO2 थी, मीथेन थी और अमोनिया थी। जब अल्ट्रावायलेट किरणें जल पर गिरी तो जल का विखंडन हुआ, H2 और O2 का निर्माण हुआ। O2 निकलकर अमोनिया तथा मीथेन से क्रिया कर गई, जिसके कारण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। ऑक्सीजन गैस के कारण ही ओजोन परत बनी। आप भी जानते हो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ट्राई एटॉमिक होता है। आप भी जानते हो ऑक्सीजन ट्राई एटॉमिक होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर होती है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु है उसमें 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 3 परमाणु। तो इनकी क्रियाएं चलती रहती है। भाई O2 ऊपर गई, अल्ट्रावायलेट किरणें गिरी, O2 वापस से टूट गई O में, यहाँ पे भी टूट रही है। तो कहीं ना कहीं जाकर इनको 3 अणु मिलते जाएंगे, जुड़ती जाएंगी और O3 का निर्माण होता जाएगा। और O3 लेयर जैसे ही बन गई थी तो ऊपर से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आना बंद हो गई। अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आना बंद हो गई, और पृथ्वी पर आना बंद हो गई तो वायुमंडल और ग्रो किया, जीवन संभव हो गया था। नहीं तो अल्ट्रावायलेट किरणें अभी तक यदि पृथ्वी पे आती तो कोई रह ही नहीं सकता। जैसे ये ही ओजोन परत बनी तो ओजोन परत के कारण पृथ्वी का जो ताप है वो कम होने लग गया। क्यों? ओजोन परत पृथ्वी के ताप को कम करती है तथा ठंडा भी रखती है, पृथ्वी को रखती है ना। आगे अगर बात करें, जलवाष्प से वर्षा हुई, और जो जलवाष्प थी ऊपर चली गई, वायुमंडल बना, बादल बने, वर्षा हुई, गहरे स्थान बनने लगे। गहरे स्थान बनने के कारण महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई।
यानी उसके 50 करोड़ वर्ष बाद किसकी उत्पत्ति हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के विषय में यहाँ पर एक और धारणा दी गई है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। इस उत्पत्ति के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। क्लियर बात? तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और फिर देखो, रिवाइज करो लेकिन आप पढ़ो इन चीज़ों को। बात यह है कि हमने अब तक क्या पढ़ा, देखें इसको। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें हुआ महाविस्फोट। क्या हुआ भाई? महाविस्फोट होने के कारण क्या बना? पृथ्वी का निर्माण हुआ। महाविस्फोट होने के कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे ही महाविस्फोट हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ग्रेविटी फोर्स के कारण आपस में जुड़ने लग गई। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें आपस में जुड़ने लग गई और इस प्रकार से वायुमंडल आया। अगर देखा जाए तो मिल्की वे नामक आकाश गंगा से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है। प्रारंभ में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, सिर्फ कुछ गैसें थी। एक तो जलवाष्प था, जलवाष्प इकट्ठा हुआ, बादल बने, वर्षा हुई, वर्षा होने से जलाशय भर गए, महासागर बन गए। जब जल ही है तो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण टूटा, H2 बना, O2 बना। O2 जो है इसके साथ और इसके साथ वापस से क्रिया करके CO2 बनाने लग गई। O2 की वजह से ही ओजोन लेयर बनी, पृथ्वी का ताप कम हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांत की बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के विषय में यहीं से है ना। पहला सिद्धांत स्पोर सिद्धांत या पेंसपर्मिया सिद्धांत। स्पोर सिद्धांत या पेंसपर्मिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह बात मानी जाती है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी उस पर अलग अलग ग्रह से कण आए थे। देखो ये जो नहीं, अब ये जो सिद्धांत है इनमें आप ऐसे गुत्थी लगा के बैठोगे सर, तो इनकी काल्पनिक थ्योरी थी, आदों की तो ये काल्पनिक थ्योरी थी, ऐसे ही हंट संट बातें बोल रहे थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बोला तो उनकी बात तो लागू तो रहेगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह से अलग अलग ग्रह से अणु आए, कॉस्मिक कण, और पृथ्वी पे आते गए पृथ्वी पे जुड़ते गए और पृथ्वी पर जीवन बन गया। अब ये बात कितनी मान्य है? नहीं मान्य है ना। दूसरी है स्वतः जनन सिद्धांत। ये इन लोगों ने तो हद ही कर दी थी। इन लोगों ने क्या कहा, बहुत सारी इनकी थीसिस है जिनमें इन्होंने इतनी अनसंट बातें बोली हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, इन्होंने क्या बताया कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को आप गेहूं में दबा दो, चूहे बन जाएंगे। पहली बात क्या बोला था इन्होंने? पसीने से भीगी हुई शर्ट को आप किस में दबा दो? गेहूं के अंदर दबा के आ जाओ, 21 दिन में चूहे तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि नील नदी, पहले क्या है, नील नदी सबसे बड़ी नदी माने, गंगा उंगा बाद की बात है। तो क्योंकि ये दूसरी बात, ये नील नदी, गंगा की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे विदेशी थे, अपने भारत का तो किसी का नाम नहीं आता। ठीक है। तो नील नदी के कीचड़ में सूर्य की किरण गिरने से मेंढक, सर्प, मगरमच्छ पैदा हो गए। हाँ, अपने आप ही बनते गए। तो इसको उन्होंने कहा था स्वतः जनन सिद्धांत। क्या कहा था? अपने आप जीव उत्पन्न हो गए।
फिर आए नए साइंटिस्ट जैसे फ्रांसिको रेडी, ठीक है, लेलेंजो और लुइस पास्चर। लुइस पास्चर तो अच्छा साइंटिस्ट है। ये आए, इन्होंने इसके जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन कर दिया। जैसे फ्रांसिको रेडी ने यह बताया कि फ्रांसिको रेडी ने एक प्रयोग किया था, एक जार लिया, उसमें मीट का टुकड़ा डाला और एक जार और लिया, खुला जार। जो बंद एक जार था उसको उसने कपड़े से बांध दिया और दूसरे जार को उसने खुला कर दिया। और जब जो खुला जार था उसमें मक्खियां गई, उन्होंने अंडे दिए और मक्खियों के बच्चे पैदा हो गए उसी के अंदर। और जो बंद जार था उसमें कुछ नहीं हुआ। तो अब उन्होंने बताया कि ये जो अंडे पैदा हुए ना, मक्खियों से हुए, हवा से नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हवा से अपने आप ही मक्खियां बन जाती हैं, है ना। फिर लुइस पास्चर की बात की तो लुइस पास्चर ने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए, एक की गर्दन तोड़ दी थी, एक को ऐसा आकार का बना दिया था, ऐसे एक की गर्दन ऐसे रख ली थी और एक को ऐसे बना दिया था और इनके अंदर ईस्ट का घोल डाल दिया था और देखा कि इसके अंदर कीटाणु पैदा हो गए लेकिन इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा आकार की जो ट्यूब थी ये वायुरोधी का, जीवाणुरोधी का काम कर रही थी। इधर से जब आ रहे थे तो यहाँ टकरा के मर रहे थे जीवाणु, इधर जाते टकरा के मरते हैं। लेकिन जो उसको ओपन खुला नोता दे रहा है तो उसमें ज़्यादा जीवाणु आ गए। तो इसने सिद्ध किया इस बात को कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, न कि निर्जीव चीजों से जीव की उत्पत्ति होती है। जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत फिर इन्होंने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपेरिन हेल्डिन का सिद्धांत, ये ओपेरिन हेल्डिन का सिद्धांत ये था, इन्होंने बताया कि जीवन रहित जो कार्बनिक अणु है उनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। इन्होंने थोड़ी सी बात टच करने वाली बात की, जीवन रहित अणुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई, जैसे प्रोटीन से। जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई, जैसे प्रोटीन से। प्रोटीन से जीवन बना, तो सही बात है भाई, प्रोटीन है हमारी बॉडी में, है ना। फिर आए एक नए सज्जन आए, मिलर। कौन आए थे? इन्होंने सबको सारी बातों को एकदम से इन ओपेरिन हेल्डिन की बात का समर्थन करते हुए इसने प्रूफ कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति वास्तव में हुई कैसे, वास्तव में जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, जीव कैसे बना होगा, ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी थी। क्लियर? तो आज के लिए हमारा इतना ही। एक और रह गया, नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा रहेंगी स्लाइड। थैंक यू सो मच।